वर्ष 1991 में सिनेमाघरों में आई फिल्म सौदागर हिंदी सिनेमा की एक बहुत ही यादगार और बड़ी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक सुभाष घई ने किया था। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें अपने जमाने के दो बहुत ही दिग्गज और महान अभिनेता दिलीप कुमार और राज कुमार एक साथ काम कर रहे थे। इन दोनों बड़े कलाकारों को एक साथ पर्दे पर देखना दर्शकों के लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि इससे पहले ये दोनों 1959 में आई फिल्म पैगाम में एक साथ नजर आए थे। लगभग 32 साल बाद इन दोनों का एक साथ आना ही इस फिल्म को बहुत खास बना देता था। इसके अलावा इस फिल्म से दो नए कलाकारों विवेक मुशरान और मनीषा कोइराला ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जिनमें से मनीषा कोइराला आगे चलकर हिंदी फिल्मों की एक बहुत बड़ी और प्रसिद्ध अभिनेत्री बनी। इनके साथ फिल्म में अमरीश पुरी, अनुपम खेर, मुकेश खन्ना, दलीप ताहिल, गुलशन ग्रोवर, दीना पाठक, दीप्ति नवल और जैकी श्रॉफ जैसे बेहतरीन कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म की कहानी शेक्सपियर के मशहूर नाटक रोमियो और जूलियट से काफी हद तक प्रभावित लगती है और इसमें मंडारी का किरदार उस नाटक के पादरी लॉरेंस जैसा ही दिखाई देता है। इसके साथ ही यह फिल्म 1985 में आई एक पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म हक मेहर से भी प्रेरित थी। जब ये फिल्म सिनेमाघरों में आई तो इसने पूरे देश में सिल्वर जुबली मनाई, यानी यह 25 हफ्तों से भी ज्यादा समय तक सिनेमाघरों में चलती रही। यह 1991 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और 80-90 के दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों की गिनती में शामिल हुई। इस फिल्म को उस समय के प्रसिद्ध फिल्म फेयर पुरस्कारों में 8 अलग अलग श्रेणियों में नामांकन मिले थे, जिनमें से इसने 2 पुरस्कार अपने नाम किए और सुभाष घई को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी मिला। ये फिल्म दिलीप कुमार के अभिनय करियर की आखिरी सबसे बड़ी और सफल फिल्म साबित हुई। फिल्म की कहानी की शुरुआत एक बूढ़े और अपाहिज आदमी मंडारी से होती है, जो रास्ते के किनारे कुछ छोटे छोटे बच्चों को 2 पक्के दोस्तों की पुरानी कहानी सुना रहा होता है। कहानी में राजेश्वर सिंह एक बहुत बड़े और अमीर जमींदार का बेटा है और वीर सिंह एक गरीब किसान का बेटा है। ये दोनों बचपन में बहुत ही शैतान और शरारती बच्चे होते हैं और एक दूसरे को प्यार से राजू और वीर कहकर बुलाते हैं। दोनों की दोस्ती इतनी पक्की होती है कि पूरे इलाके में लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते हैं। जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, उनकी दोस्ती और भी गहरी होती जाती है। एक दिन राजू अपनी प्यारी बहन पालिकंता की शादी अपने सबसे जिगरी दोस्त वीर से तय करने का फैसला करता है। राजू की बहन और वीर दोनों ही इस शादी से बहुत खुश होते हैं और किसी को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं होता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी गांव में एक दूसरी गरीब लड़की की शादी हो रही होती है, जहां ऐन मौके पर लड़के वाले बहुत सारा दहेज मांगने लगते हैं। जब लड़की के घर वाले दहेज देने में असमर्थ होते हैं तो बारात वापस लौटने लगती है और लड़की तथा उसके माँ बाप की इज्जत नीलाम होने की नौबत आ जाती है। उस पूरे गांव की और उस मासूम लड़की की इज्जत बचाने के लिए वीर आगे आता है और उसी मंडप में उस लड़की से शादी कर लेता है। जब राजू को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचता है। राजू की बहन, जो मन ही मन वीर से बहुत प्यार करती थी, इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और दुखी होकर अपनी जान दे देती है। अपनी बहन की मौत से राजू पूरी तरह टूट जाता है और उसे बहुत गहरा आघात लगता है। वो इस सब हादसों का जिम्मेदार केवल और केवल अपने दोस्त वीर को मानता है। उसी दिन से राजू अपने जिगरी दोस्त वीर को अपना सबसे बड़ा और खतरनाक दुश्मन घोषित कर देता है। इस नई दुश्मनी के बाद दोनों दोस्त अपने अपने इलाके अलग अलग बांट लेते हैं। दोनों के बीच एक अलिखित और चुपचाप मान ली जाने वाली शर्त तय होती है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के इलाके में रहने वाले किसी इंसान की जान नहीं लेगा, लेकिन अगर कोई गलती से भी दूसरे के इलाके में सीमा पार करके घुस आया तो वह अपनी जान का खुद जिम्मेदार होगा। राजू का एक चालाक और मतलबी रिश्तेदार चूनिया इस दुश्मनी में अपना बड़ा फायदा देखता है। वो सोचता है कि अगर ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे तो वह राजेश्वर सिंह के पैसों और ताकत का पूरा इस्तेमाल कर पाएगा। अपनी इस घटिया सोच को पूरा करने के लिए चूनिया छुपकर वीर के जवान बेटे विशाल की हत्या करवा देता है। चूनिया इस तरह से सफाई से काम करता है कि वीर को लगता है कि विशाल को राजेश्वर सिंह ने ही मरवाया है ताकि वो वीर को पूरी तरह से खत्म कर सके। कई साल बीत जाते हैं, लेकिन दोनों परिवारों के बीच नफरत और तनाव दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है। इन दो पुराने दोस्तों की खूनी लड़ाई और हर दिन के झगड़े पुलिस कमिश्नर के लिए भी एक बहुत बड़ा दर्द बन जाते हैं। इस पूरी कहानी का हिस्सा रहा मंडारी नाम का भिखारी ही उन गिने चुने लोगों में से एक होता है, जिसे दोनों में से किसी भी पक्ष से अपनी जान का कोई डर नहीं होता। वह बेझिझक दोनों के इलाकों में घूमता रहता है। मंडारी पुलिस कमिश्नर से दावा करता है कि जिस दिन उसे इस पुरानी दुश्मनी को खत्म करने का कोई सही रास्ता मिल जाएगा, वह खुशी के मारे अपने एक पैर पर नाचने लगेगा। इसी दौरान कहानी में एक नया मोड़ आता है। राजेश्वर की पोती राधा और वीर की पोता वासु एक दूसरे से मिलते हैं। राधा और वासु अपने अपने परिवारों की इस खतरनाक और पुरानी दुश्मनी से बिल्कुल अनजान होते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू होती हैं और वे एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगते हैं।
जब मंडारी को इन दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है तो वो बहुत खुश होता है और अपनी कसम पूरी करते हुए एक पैर पर नाचता है। इसके बाद मंडारी उन दोनों प्रेमियों के सामने उनके दादाओं की असली कहानी और पुरानी नफरत का सच खोलकर रख देता है। लेकिन चूनिया को जब इस बात का जरा सा भी एहसास होता है तो वो नफरत की इस आग को फिर से भड़काने की साजिश रचता है। वो वीर के इलाके की अमला नाम की एक सीधी सादी लड़की का अपहरण करता है, उसके साथ बुरा काम करता है और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब ये पता चलता है कि राजेश्वर के पोते कुणाल ने अमला से छुपकर शादी कर ली थी और वह अमला के बच्चे का बाप बनने वाला था। इस बात के सामने आते ही दोनों परिवारों के बीच नफरत और हिंसा का नया दौर शुरू हो जाता है। मंडारी दोनों दादाओं की इस पुरानी दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक बहुत ही समझदारी भरी योजना बनाता है। इस योजना के तहत राधा छुपकर वीर के घर में एक आम इंसान बनकर रहने लगती है और वासु छुपकर राजेश्वर के हवेली में काम करने लगता है। दोनों प्रेमी किसी तरह अपने अपने दादाओं के घरों में घुसने में सफल हो जाते हैं और अपनी सेवा और अच्छे व्यवहार से उन बूढ़े दोस्तों को नफरत का रास्ता छोड़कर प्यार का रास्ता अपनाने की सीख देने की कोशिश करते हैं। विशाल की विधवा पत्नी आरती को जल्द ही राधा की असली पहचान का पता चल जाता है, लेकिन वो दोनों परिवारों की भलाई के लिए यह बात किसी को नहीं बताती और चुप रहती है। इसी बीच चूनिया पूरी तरह से राजेश्वर की हवेली और उनकी संपत्ति पर अपना कब्जा जमा चुका होता है। वो छुपकर बाहर के कुछ बहुत ही खतरनाक और आपराधिक सोच वाले लोगों से हाथ मिला लेता है जो उस पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। चूनिया को जब राधा और वासु के सच का पता चलता है तो वह सबके सामने उन दोनों की असली पहचान का पर्दाफाश कर देता है। राधा और वासु अपने दादाओं के सामने बहुत रोते हैं और उनसे इस दुश्मनी को भूल जाने की भीख मांगते हैं, लेकिन गुस्से में अंधे हो चुके बूढ़ों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। हालांकि चूनिया की यह चालाकी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती। जिन बुरे लोगों के साथ चूनिया ने सौदा किया था वे लोग ही राजेश्वर पर हमला कर देते हैं, जिससे चूनिया का असली और नीच चेहरा राजेश्वर के सामने आ जाता है। अपनी आंखें खुलने के बाद दुखी राजेश्वर और उनका साथ देने आए वीर आखिरकार अपनी दशकों पुरानी दुश्मनी को भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और अपने मतभेद सुलझा लेते हैं। अपनी हार देखकर चूनिया पूरी तरह से बौखला जाता है। वो राधा और वासु को पकड़कर बंधक बना लेता है और राधा के चाचा देवेन को जान से मार देता है। ये देखकर दोनों तरफ के लोग चूनिया और उसके गुंडों से लड़ने के लिए एक साथ हाथ मिला लेते हैं। इस भयानक और खूनी लड़ाई में वीर और राजू के बचे हुए बेटे गगन और गज्जा दोनों ही मारे जाते हैं। लड़ाई के अंत में राधा और वासु को सही सलामत बचा लिया जाता है, लेकिन उन दोनों को इस बात की कोई खबर नहीं होती कि उनके दोनों दादा आपस में फिर से दोस्त बन चुके हैं। राजू और वीर मिलकर चूनिया को उसकी करनी की सजा देते हैं और उसे मार डालते हैं, लेकिन इस लड़ाई में वे दोनों भी बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण दोनों बूढ़े दोस्त एक दूसरे की बाहों में दम तोड़ देते हैं और इसके साथ ही उनकी गहरी दोस्ती और भयंकर दुश्मनी का यह आखिरी अध्याय हमेशा के लिए बंद हो जाता है। कहानी वापस वर्तमान समय में आती है, जहां ये दिखाया जाता है कि राधा और वासु की शादी हो चुकी है और वे बहुत खुशी खुशी एक साथ रह रहे हैं। उन्होंने अपने दोनों दादाओं की याद में एक ट्रस्ट बनाया है जो उन गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाता है, जिन्हें मंडारी बैठकर यह कहानी सुना रहा था। राधा और वासु उस नए स्कूल का उद्घाटन करते हैं और आरती मुस्कुराते हुए उन्हें देखती है। अब अगर इस फिल्म के गुणों की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसके मुख्य कलाकार दिलीप कुमार और राजकुमार का बेहतरीन अभिनय है। जब ये दोनों महान कलाकार पर्दे पर एक साथ आते हैं तो उनका रौब, उनकी भारी आवाज और उनकी आंखों का अभिनय दर्शकों को पूरी तरह से मोह लेता है। उनके बीच के आमने सामने वाले दृश्य और बोले गए भारी भरकम संवाद फिल्म को एक बहुत अलग ही ऊंचाई पर ले जाते हैं। सुभाष घई का निर्देशन भी बहुत ही शानदार है। उन्होंने दो बड़े अभिनेताओं को एक साथ संभालते हुए एक बहुत ही विशाल और भव्य फिल्म बनाई है। फिल्म का संगीत भी इसका एक बहुत बड़ा गुण है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा तैयार किए गए गाने जैसे इमली का बूटा और ये गुड़िया पटाखा आज भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। इसके अलावा मनीषा कोइराला और विवेक मुश्रान ने अपनी पहली ही फिल्म में बहुत ही मासूमियत और सच्चाई के साथ काम किया है। अमरीश पुरी ने चूनिया के चालाक और नीच किरदार को इतने बेहतरीन तरीके से निभाया है कि दर्शक उनसे नफरत करने लगते हैं, जो उनके अभिनय की एक बहुत बड़ी जीत है। फिल्म में दोस्ती, प्यार और दुश्मनी के भावों को बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा गया है। वहीं अगर इस फिल्म के दोषों या कमियों की बात करें तो फिल्म की सबसे बड़ी कमी इसकी बहुत ज्यादा लंबाई है। ये फिल्म लगभग 3 घंटे से भी ज्यादा लंबी है, जिससे बीच बीच में कहानी की गति थोड़ी धीमी हो जाती है और दर्शक थोड़ा थका हुआ महसूस करने लगते हैं। फिल्म की कहानी में कई जगह बहुत ज्यादा पुरानी और घिसी पिटी बातें देखने को मिलती हैं, जैसे दहेज के कारण शादी टूटना, बदला लेना और भेष बदलकर दुश्मनों के घर में रहना। ये बातें उस जमाने की कई अन्य फिल्मों में भी बार बार दिखाई जाती थी, इसलिए इसमें कोई बहुत नयापन नहीं था। इसके अलावा फिल्म के आखिरी हिस्से में बहुत ज्यादा खून खराबा और अपनों की मौत दिखाई गई है, जो कुछ दर्शकों को थोड़ी निराश या दुखी कर सकती है।
चूनिया की साजिशें भी कभी कभी बहुत आसान और बचकानी लगती हैं कि कैसे दो समझदार बूढ़े इंसान एक चालाक आदमी की बातों में आकर सालों तक आपस में लड़ते रहे। कुल मिलाकर सौदागर 80 और 90 के दशक के भारतीय सिनेमा की एक बहुत ही भव्य, मनोरंजक और यादगार फिल्म है। इसमें बड़े सितारों का शानदार अभिनय, बेहतरीन संगीत और दिल को छू लेने वाले भाव सब कुछ एक साथ देखने को मिलते हैं। कुछ छोटी मोटी कमियों के बावजूद ये फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक खास दर्जा रखती है और इसे बार बार देखना लोग पसंद करते हैं।